हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आज की ऑनलाइन क्लास में। आज की ऑनलाइन क्लास में जो टॉपिक अपने पढ़ेंगे वो नाम है श्वसन और गैसों का विनिमय। लेकिन इसका एक टॉपिक मैं थोड़ा पहले पढ़ चुके हैं, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन वो देख चुके हैं और रेस्पिरेटरी टेक देख चुके हैं। आज हमें थोड़ा फेफड़ों के बारे में समझना है और फेफड़ों के संरचना, उसके थोड़ा बहुत कार्य का समझना है, उसकी स्थिति क्या है और श्वसन में क्या है कि जो स्टेप्स हैं वो देखने हैं। तो प्यारे बच्चों, आज मैं मेनली बात किसकी करूँगा? फेफड़ों की करूँगा। तो फेफड़ा मतलब एक फेफड़ा है क्या, ठीक है ना। तो जो श्वसनिकाएँ हैं, कूपिकाएँ हैं, इनका जो जाल है उसी को मैं क्या कहता हूँ? फेफड़ा, यानी कि फुफ्फुस। क्या कहता हूँ? फुफ्फुस। ये जो जाल है इसका शाखित, उसी को मैं क्या कह रहा हूँ? फुफ्फुस कह रहा हूँ। अब क्या होता है, जो फेफड़ा होता है, जो ये हमारा फेफड़ा होता है, इसकी स्थिति देखनी है पहले। इसके नीचे क्या होता है? डायाफ्राम होता है, गुंबदाकार। कौन सा आकार इसका? गुंबदाकार, ठीक है। और ये पूरे वक्षीय पटल से ढका होता है। आगे इसके जो ये वाला भाग है इसको हम क्या कहते हैं? उरोस्थी। और जहाँ पर ये पीछे से कनेक्ट होता है वो क्या होता है आपको पता है? ये कशेरुक दंड होता है। ये आपको पता चल गया होगा, ट्रैकिया है। अब अपने बात करेंगे थोड़ा इसकी। ये देखो जैसे ट्रैकिया है, यानी कि श्वास नली। श्वास नली प्राथमिक और द्वितीयक श्वसनियों में विभाजित हो रहा है। श्वसनी आगे श्वसनियों में विभाजित होकर ये कूपिका में रह रही है। जो ये पूरा शाखित जाल है उसी को मैं क्या कह रहा हूँ? फुफ्फुस, यानी कि फेफड़ा। लेकिन इस साइड भी ऐसा ही होता है, लेकिन मैंने इसको खाली छोड़ के रखा है। इसमें कुछ और बातें हैं जो अपने को जाननी बहुत ज़रूरी है। अब क्या होता है कि जो फुफ्फुस होता है उसके बाहर दो झिल्लियाँ होती है। एक है अंतः झिल्ली और एक है बाह्य झिल्ली। इन दोनों को हम मिश्र रूप से फुफ्फुसावरणी झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? फुफ्फुसावरणी झिल्ली। समझ गए मेरी बात को? और इंग्लिश में इसको क्या कह सकता हूँ? प्लूरा मेम्ब्रेन। समझ गए मेरी बात को? वैसे इनको अलग अलग भागों में नाम दिया गया है। जैसे ये अंदर वाली भाग है जो फेफड़े यानी कि फुफ्फुस के निकट है, इसको फुफ्फुसीय झिल्ली या हम क्या कहते हैं? विसरल मेम्ब्रेन। और ये जो बाहर वाली है इसे हम क्या कहते हैं? पैराइटल मेम्ब्रेन। देखो मैं साइड में लिख देता हूँ। एक है विसरल और दूसरा है पैराइटल। कभी मान लो आ जाए क्वेश्चन और तो अपने को पता होना चाहिए। इन दोनों भित्तियों के बीच में द्रव भरा होता है। क्या भरा होता है? द्रव भरा होता है। अब कहोगे सर ये द्रव क्या काम आता है? आपको पता होगा कि फुफ्फुस के ठीक बाहर क्या है? पसलियाँ है, रिब्स है। तो जब ये हम अंतर श्वसन करते हैं तो हमारे फुफ्फुस क्या है? फैलते हैं। फैलने के साथ क्या है? जो ये मान लो ये मेरा फुफ्फुस है, ये मेरा लंग है और ये बाहर क्या है? रिब्स है। जब ये पहले ऐसे है, ठीक है ना, और ये मेरी क्या है? रिब्स है। जब मैं अंतर श्वसन करूँगा ये फूलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा? बार बार घर्षण होगा। तो उस घर्षण को बचाने के लिए यहाँ पर क्या होता है? द्रव होता है। तो हम उसे क्या कहते हैं? प्लूरल फ्लूइड। फुफ्फुस द्रव कहते हैं। अब समझ गए ये क्या काम करता है? ये घर्षण को कम कर देता है। किस किस के बीच में? पसलियों और फुफ्फुस के बीच में, ताकि क्या है कि डैमेज ना हो। अब एक और छोटी सी बात है, जब देखो यहाँ पे क्या होता है? एक प्रेशर और होता है, अंतः फुफ्फुसीय दाब। ये प्रेशर हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। कौन सा होता है? नेगेटिव होता है। अब नेगेटिव होता है इसका मतलब ये बाहर की तरफ बल लगाएगा। अब क्या है कि ये सर पूछोगे सर ये नेगेटिव क्यों होता है? क्या कारण ये बाहर की तरफ प्रेशर क्यों लगाता है? आपको पता होना चाहिए। जब अंतर श्वसन करते हैं तब हमारे क्या है? फेफड़े सब फूल जाते हैं। लेकिन जब हम बाह्य निःश्वसन करेंगे यानी कि श्वास को बाहर निकालेंगे तो ये अंदर पिचक सकते हैं, यानी कि दे मैट बी कोलैप्स, यानी कि ये अंदर पिचक ना जाए फेफड़े।
तो इसके लिए क्या होता है, ये दाब लगाते हैं। दाब लगाने से बाहर की मतलब इनके अंदर जो दाब होता है वो बाहर की नेगेटिव होता है और बाहर की तरफ क्या लगाता है, बल लगाता है। उससे क्या होता है, हमारे जो फेफड़े हैं वो कोलैप्स नहीं होते हैं, पिचकते नहीं है। ये बात समझ आ गई। अब क्या है, 2-3 एक छोटे मोटे रोग है जो ध्यान से देखते हैं। जब इस द्रव के बीच में, जब इस द्रव में संक्रमण हो जाता है, अंतःफुफ्फुसरावणी द्रव में संक्रमण हो जाता है, तो इस प्रकार के रोग को हम कहते हैं प्लूरिसी। क्या कहते हैं, प्लूरिसी या प्लूराइटिस। और जब इसको मैं क्या कहता हूँ, इन्फ्लेमेशन इन प्लूरल फ्लूइड, क्या हो गया, प्लूरिसी। और जब ये जो द्रव है जो ज्यादा मात्रा में हो गया तो क्या होगा, ये आपका होमवर्क है, आप अपनी बुक में देखना, समझना कि जब ये द्रव ज्यादा मात्रा में हो गया तो क्या होगा। तो ये क्या है, फेफड़े से संबंधित कुछ बातें हैं जो हमने समझ ली है। अब मैं बात करूंगा श्वसन की। तो प्यारे बच्चों इसको देख लो आराम से, मैं अभी इरेज करने वाला हूँ, इसको देख लिया आपने। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। आप भी ऐसे मतलब डायग्राम और बनाते रहा करो, जिससे क्या है कि आपको मतलब समझ में आता रहेगा। अब एक और बात बतानी है जो इसकी मेन बात है, श्वसन पढ़ने से पहले अपने को समझनी बहुत ज़रूरी है वो बातें। ये देखो मेरा मुख है, क्या है, मुख है, और ये पूरी नली पाथ पार करके, यार मेरा मुख छोटा ही है ना, थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको मैं, ठीक है। अब ये पूरा पाथ पार करके कहाँ गया, ये क्या है, कुपिका, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये क्या है, माउथ, ये है माउथ। नासा द्वार से लेके अंतस्थ श्वसनिकाएं होती है, उस भाग को अपने चालन भाग कहते हैं। क्या कहते हैं, चालन भाग कहते हैं। इसको ऐसे सिंपल ऐसे समझ सकते हैं कि वहाँ पर जो हवा होती है, श्वास होती है, वो चलती है, घूमती है, फिरती है, गति करती है। तो इस प्रकार के हम भाग को क्या कह रहे हैं, चालन भाग। मान लो ये अंतस्थ श्वसनिकाएं, यहाँ तक का भाग क्या है, अंतस्थ श्वसनिका, अंतस्थ श्वसनिका, ठीक है। या मैं इसको क्या कहूँगा, टर्मिनल ब्रोंकियोल, ठीक है। और ये क्या है, मेरा माउथ है, और ये टर्मिनल ब्रोंकियोल। यानी कि यहाँ पर जो एयर होगी ना, क्या एयर है, वो अंदर जाएगी और बाहर आएगी। तो इस भाग को मैं क्या कहूँगा, चालन भाग। कौन सा भाग हो गया ये, चालन भाग, कंडक्शन जोन, कंडक्शन जोन। और ये जो भाग है उसको मैं क्या कहूँगा, विनिमय जोन। अब देखो मैं समझना बहुत ज़रूरी है। मैं देखो मेरे वहाँ पे स्पेस नहीं है, इसको लिए मैं इसको यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, स्पेस नहीं है। ये जो कूपिका है, कूपिका के बाहर क्या है, पल्मोनरी कैपिलरी है, यानी कि रुधिर वाहिनियाँ है ना। कूपिका के अंदर क्या है, एयर है, O2 है, और ये वाहिनी है, रुधिर वाहिनी। अब यहाँ पे क्या होता है, इस भाग को तो मैंने कह दिया चालन भाग। लेकिन अंतः श्वसनिका के बाद क्या होती है, श्वसन वाहिनियाँ होती है, ये है। यहाँ पे क्या होता है कि विसरण होता है। क्या होता है, विसरण होता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि कूपिका की O2 चली जाएगी कहाँ पे, इस वाहिनी में, रुधिर वाहिनी में चली जाएगी, जो भी है उसमें चली जाएगी। और जो CO2 होगी वो यहाँ आएगी और मैं निःश्वसन करके इसको बाहर निकालूंगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो इस भाग को क्या कह दिया, चालन भाग, और इस भाग को मैं क्या कह दूंगा, विनिमय भाग। कौन सा भाग, विनिमय भाग, या मैं इसको रेस्पिरेशन जोन भी कह सकता हूँ। समझ गए। इतनी बातें क्या है अपने को थोड़ी बहुत पता होनी
बहुत ज़रूरी है। ये छोटी सी बात थी, ऐसी कोई विशेष बात नहीं थी। समझ आ गई ये बात? अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, ध्यान से देख लो, नोट कर लेना। अब बात करूंगा श्वसन के प्रक्रम की। प्रक्रम में क्या है कि 4-5 स्टेप बनाए हुए हैं, उस स्टेप्स की बात करेंगे। पहले स्टेप से लेके 5 स्टेप तक बात करेंगे। जो 5वां स्टेप है आपका वो क्या है? कोशिकीय श्वसन है। और वो 5वां स्टेप कोशिकीय श्वसन का आपके एक अलग चैप्टर है, वो अपने उस चैप्टर में ही पढ़ेंगे। लेकिन अब पहले बात करते हैं श्वसन का पहला स्टेप। पहला स्टेप क्या है? वातावरणीय वायु को अंदर लेना, यानी कि एटमॉस्फेरिक O2 को क्या करना है? अंदर लेना है, अंदर लेना। इसको मैं क्या कहता हूं? अंतर शोषण। समझ गए मेरी बात को? ठीक है। और कोशिकाओं में जो CO2 बनी है, ये अंडरस्टूड बात है, CO2 को बाहर छोड़ना, बाहर छोड़ना। ये क्या हो गया? निशोषण। तो पहला स्टेप क्या है कि वातावरणीय वायु को अंदर लेना, अंतःशोषण, और कोशिकाओं में बनी CO2 को बाहर छोड़ना, निशोषण। पहला स्टेप ये हो गया है। समझ गए मेरी बात को? अब बात करता हूं मैं दूसरे स्टेप की। जो वायु कूपिका है उसकी सतह से जो बाहर पल्मोनरी कैपिलरी है, जो वाहिनी है, रुधिर वाहिनी, उसके अंदर ट्रांसफर होगी O2, मतलब विसरण होगा। तो देखो, मान लो जैसे ये कूपिका है, ये कूपिका है। अब कूपिका के बाहर क्या है? कैपिलरी है, मतलब रक्तवाहिनी है। तो यहाँ पे क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया ना, मतलब यहाँ पे O2 थी जो जाएगी और CO2 थी जो अंदर आएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? विसरण। तो कूपिका की सतह से विसरण क्या हो गया? एल्वेओलाई की सरफेस से विसरण, या हम उसको और क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। समझ गए मेरी बात को? अब है थर्ड स्टेप, गैसों का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यानी कि देखो, कूपिका से तो यहाँ पे आ गई, लेकिन इसको जाना कहाँ है? उत्तक के पास। इस O2 को जाना उत्तक के पास है, लेकिन उत्तक के जाने से पहले इसको उत्तक के पास की पल्मोनरी कैपिलरी के पास जाना है। मान लो ये उत्तक है, ये क्या है? टिश्यू है। अब इस टिश्यू के पास भी क्या है? कैपिलरी है। तो ये घूम फिर के जाएगी कहाँ पे? इसके पास, ऐसे गई। अब यहाँ पे भी क्या होगा? डिफ्यूजन। तो क्या हो गया? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। अब क्या है कि यहाँ पर आदान प्रदान होगा, यानी कि CO2 इधर आएगी और O2 उधर जाएगी। फोर्थ स्टेप। और 5वां स्टेप कौन सा है? 5वां स्टेप है सेल रेस्पायरेशन। सेल रेस्पायरेशन यानी कि उस O2 का उपयोग करके टिश्यू, उसकी कोशिकाएं क्या बनाएगी? एनर्जी बनाएगी। तो ये कौन सा है? सेल रेस्पायरेशन, जो आपने सेल रेस्पायरेशन एक अलग चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। तो अभी हमने क्या क्या देख लिया है? रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात कर रहे थे, तो अभी आपने थोड़ा लंग्स के बारे में देख लिया है, और किसके बारे में देख लिया है? कंडक्शन जोन, विनिमय जोन, सब रेस्पिरेशन जोन और के बारे में देख लिया है। उसको रेस्पिरेशन जोन क्यों कहते हैं, उसको कंडक्शन जोन क्यों कहते हैं। अब कंडक्शन जोन के भी कुछ थोड़े बहुत काम है, वो देखेंगे अपने अगली क्लास में। इसके स्टेप देखने हैं, अब थोड़ा अगली क्लास में देखेंगे बाकी का। तब तक के लिए आप इनको बढ़िए समझिए। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर है, कॉल कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप इनको पढ़िए। स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड कीप योर एग्जाम प्रिपरेशन। थैंक यू।